Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing good. My name is Rifa Jahan. As you all know कि हमने FSC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एंजाइम्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस। हमने डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट देखना है हमारे एंजाइम एक्शन पे। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, वो फैक्टर्स 4 फैक्टर्स को आज हम लोग अपने इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर का, पीएच का, इन तमाम फैक्टर्स का हमारे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। इन फैक्टर्स के कम या ज़्यादा होने से हमारी एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, हमारे एंजाइम्स की शेप या केमिस्ट्री पे क्या इफेक्ट होता है। आज हम इंशाल्लाह इस सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, मूव ऑन करते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ जिसमें ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे दूं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। बेटा, फैक्टर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी एंजाइम्स की केमिस्ट्री या शेप को डिस्टर्ब करे या उनकी शेप को आप कह सकते हैं अल्टर करें या चेंज करें, उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स की केमिस्ट्री या उसकी शेप को क्या करें बेटा, अल्टर कर दें, उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। अब बेटा फैक्टर्स भी 2 किस्म के होते हैं। एक फैक्टर जो है वो आप एक फैक्टर को हम पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। एक फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं और दूसरे फैक्टर्स को हम नेगेटिव फैक्टर्स कहते हैं। अब पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? पॉजिटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनका आप कह सकते हैं कि हमारे एंजाइम एक्शन पे अच्छा या पॉजिटिव इफेक्ट होता है। वो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स जिनको हम अपने एंजाइम पे इफेक्ट करवाएंगे तो उनका क्या होगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। और अगर हम नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका हमारे एंजाइम एक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट होता है और वो हमारी एंजाइम एक्शन को या एक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा, स्लो कर देते हैं या रोक देते हैं। क्लियर हो गया? फैक्टर्स की आपको समझ आ गई। फैक्टर्स मैंने बता दिए 2 किस्म के होते हैं, वो मैंने आपको डिफरेंशिएट करवा दिए। अब हम मेन जो है वो अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं। 1 बाय 1 मैं आपके साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करती जाऊंगी और मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। सबसे पहला पॉइंट बेटा लिखा हुआ है कि फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बता दिया कि एंजाइम का स्ट्रक्चर या एंजाइम की जो केमिस्ट्री होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होती है बेटा? क्योंकि वो ही उसकी केमिस्ट्री आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स का जो फंक्शन है उस पर इफेक्ट करता है। जितनी एंजाइम्स की केमिस्ट्री या कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होगी, स्पेसिफिक होगी, ठीक है, स्पेसिफिक होगी, उनका फंक्शनल स्पेसिफिसिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर है? एंजाइम का स्ट्रक्चर अच्छा हुआ होगा, बेहतर होगा तो एंजाइम का फंक्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो एंजाइम का जो केमिस्ट्री है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके फंक्शन पे। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो बात मैंने आपको पहले बताई कि एनी फैक्टर दैट कैन अल्टर द केमिस्ट्री एंड शेप ऑफ एन एंजाइम कैन इफेक्ट इट्स रेट ऑफ कैटालाइसिस या रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। के फैक्टर्स जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी एंजाइम की शेप या उनकी केमिस्ट्री को या उनके रेट ऑफ एक्शन को क्या करते हैं बेटा, अल्टर कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर, कि कुछ हम ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे एंजाइम एक्शन के जो रेट को वो स्लो करेंगे या इंक्रीज करेंगे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे? वो होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स का क्या इफेक्ट है, फिर हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, एंड देन लास्ट पे हम लोग देखेंगे कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है हमारे एंजाइम एक्शन पे। क्लियर है? एक मैं आपको बात इंपॉर्टेंट बताती जाऊँ, अगर वो आप अभी समझ आए तो आपको सारे के सारे जो है वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। याद रखिएगा कि हर चीज़ की एक ऑप्टिमम आप कह सकते हैं हम लिमिट देखेंगे। उस ऑप्टिमम लिमिट तक तो अगर वो चीज़ इंक्रीज करेगी या फैक्टर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे अच्छा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, उसकी एक्टिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि ऑप्टिमम पीएच से जो है वो बात मजीद ज़्यादा चले जाएगी, इंक्रीज करेगी, या उस ऑप्टिमम पीएच से बात कम होगी, तो हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देखा जाएगा, वो नेगेटिव फैक्टर्स माने जाएंगे।
और वो एंजाइम एक्शन पे भी क्या करेंगे, अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, और उससे क्या होगा, हमारी एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे एंजाइम्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स के अंदर जो बॉन्ड्स देखेंगे वो आप कह सकते हैं जो है वो ब्रेक होंगे। फिर हम देखेंगे कि इनका जो केमिस्ट्री है, इनका जो स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, उसमें डीनेचुरेशन देखी जाएगी अगर इनका नेगेटिव फैक्टर्स का इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताना अभी ज़रूरी थी, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। चलें हम अपना फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब हमने देखना है कि एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है हमारी एंजाइम की एक्टिविटी पे। क्लियर है? अब एक बात फिर मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो एक चीज़ जब ज़्यादा होगी तो आप याद रखिएगा, जब एक चीज़ बढ़ेगी या फिर आप कह सकते हैं कि फैक्टर जब इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर फैक्टर्स में हम उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सारे फैक्टर्स का जो इफेक्ट देखा गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसी का इन्वर्सली भी होगा, वो हमें जो है वो उसके साथ ही मैं आपको जो है वो बताती जाऊंगी। हमने देखना है कि एंजाइम कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, सपोज करें कि आप नंबर ऑफ एंजाइम जो है वो आप बढ़ा देंगे। आप सोचिए जब आप एंजाइम्स का जो कंसंट्रेशन आप डबल कर देंगे, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जब एंजाइम का नंबर बढ़ा देंगे तो आपको पता है कि एंजाइम की जो रेट ऑफ एक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, एंजाइम्स का काम होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, उनको आप कह सकते हैं उनको एक्टिवेशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्शन को, ताकि वो प्रोसीड हो सके या स्टार्ट हो सके। अब जाहिर है जब एंजाइम की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन कम करेंगे, एंजाइम कम होंगे, एक्टिव साइट्स कम होंगी, जितनी एक्टिव साइट कम होंगी उतने ही कम सबस्ट्रेट्स उनके साथ बाइंड करेंगे, और जब सबस्ट्रेट्स कम बाइंड करेंगे तो आपको पता है कि प्रोडक्ट्स भी क्या है, हमें कम मिलेंगे। क्लियर होगी बात? अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको ये सारी बातें मजीद जो है वो वन बाय वन मैं क्लियर करवाती जाती हूँ। देखिए बेटा हमारा इस फैक्टर का फर्स्ट पॉइंट है, द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम। मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका डायरेक्टली जो है वो हमने इफेक्ट देखा कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज बढ़ेगी, और अगर एक चीज कम करेंगे तो दूसरी चीज भी कम होगी। प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर बहुत ज्यादा हमें सबस्ट्रेट मिल रहे हैं और एंजाइम्स के आप रेट भी कंसंट्रेशन को या रेट को क्या करें, इंक्रीज करें, तो जाहिर है हमें प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जब हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा तो आपको पता है कि हमारा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। चलें जी नेक्स्ट, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसका आंसर भी फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वो है कि व्हाई डज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर नीचे मेंशन भी है, आप खुद भी जो है वो इसको सोच के अपने माइंड में इसका आंसर जो है वो आप खुद भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। चलिए आप खुद सोचें कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे ज़्यादा होगा। तो आप खुद सोचें कि जब आप एंजाइम्स बढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जब एंजाइम्स का नंबर बढ़ा रहे हैं तो एक्टिव साइट्स का भी नंबर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब एक्टिव साइट का नंबर ज़्यादा हो रहा है तो उतने ही आपको पता है सबस्ट्रेट उनके साथ ज़्यादा आके बाइंड होंगे, और जब ज़्यादा सबस्ट्रेट्स बाइंड होंगे तो आपको पता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। एज अ रिजल्ट हमें एंजाइम एक्टिविटी का क्या रेट मिला, ज़्यादा मिला। क्लियर हो गया? इसका क्वेश्चन है, उसके आंसर नीचे मेंशन किया हुआ है। कहते हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड बाय 2 फोल्ड, मतलब 2 गुना कर देते हैं आप, ये 2 गुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं जब आप एंजाइम के रेट को या अमाउंट को, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि इनका जो हमने रिलेशन देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशन है इनका। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी। हमने एंजाइम की अमाउंट डबल कर दी तो जाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल होगा। कहते हैं बाय द इंक्रीज ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, जब आप एंजाइम्स के मॉलिक्यूल को बढ़ा रहे हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स भी बढ़ा रहे हो, और आपको पता है कि एक्टिव साइट बढ़ेंगी तो सबस्ट्रेट ज़्यादा लगेगा, अटैच होगा। जब सबस्ट्रेट ज़्यादा अटैच होंगे तो हमें प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। क्लियर हो गया? अब तो कोई यहाँ तक मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने मजीद जो है वो इस को देखना है। वो कहता है कि मोर एक्टिव साइट, मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, प्रोडक्ट भी हमें ज़्यादा मिलेगा गिवन टाइम में, या आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, आफ्टर सर्टेन लिमिट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हर जो है वो चीज़ की एक ऑप्टिमम लिमिट होगी। जब अगर हम उसकी ऑप्टिमम लिमिट से ज़्यादा जो है वो चीज़ को या फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो उसका हमारे एक्टिविटी पे, एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव रोल होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। वो कह रहे हैं कि आफ्टर सर्टेन लिमिट, लेकिन एक खास लिमिट या खास
कंसंट्रेशन जब आपने एंजाइम की बढ़ा दी, उससे ज़्यादा अगर आपने बढ़ा दिया, द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन दिस इंक्रीज, तो फिर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा बल्कि बात जो है वो डिक्लाइन की तरफ आएगी। क्यों? इसकी रीज़न मैं आपको दे दूँ। पहले आप ये ग्राफ देख लें। कहते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये एंजाइम कंसंट्रेशन है। हमारा फैक्टर भी आज का जो हम फर्स्ट फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो फैक्टर भी यही है कि अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज कर रही है। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ग्राफ है, ये देखें नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्राफ आप देख सकते हैं ज़्यादा होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा बेटा, कोई इंक्रीज नहीं आएगा। क्यों इंक्रीज नहीं आएगा? आप सपोज करें कि आप इन जो है वो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इतने ज़्यादा एक्टिव साइट्स हैं और इतनी जितनी एक्टिव साइट्स हैं उतनी उनको सबस्ट्रेट नहीं मिली। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो लिमिटेड थी। अगर हमें उतनी एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट्स ही नहीं मिलेंगे तो जाहिर है फिर वो सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट में। तो क्या होगा, डिक्लाइन देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो ऑप्टिमम लिमिट तक तो बात ओके थी, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन एंजाइम की बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। क्लियर होगी बात बेटा? नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे नेक्स्ट अपना फैक्टर डिस्कस करते हैं जो कि है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट है। अब आप सोचेंगे अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फैक्टर डिस्कस करना है। वो फैक्टर ये होगा कि सपोज करें कि हमने अब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर हम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो कहते हैं कि अब हम देखेंगे कि उसका हमारे जो है वो एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए आप वो कह रहे हैं कि अब दो हम इसको भी कैटेगराइज करेंगे कि आप देखेंगे कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे क्या इफेक्ट होगा और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे हमारे रेट ऑफ एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। कहते हैं कि एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। जितने सबस्ट्रेट मिलेंगे जाहिर है उतनी ही वो चीज़ जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी और उतना ही जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो आप कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा देंगे तो वो डिक्लाइन देखा गया कि वो जी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, वो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। सो ये जो फैक्टर है इसका इफेक्ट हम देखेंगे एंजाइम एक्शन पे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बेटा कम हो रही है और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब आपको पता होना चाहिए, आप सबस्ट्रेट वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो हमने हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का इफेक्ट देखना है। कहते हैं कि अगर सपोज करें कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो और आपके पास एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, तब भी बात नहीं बनेगी। हमारे पास अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ही कांस्टेंट है, लिमिटेड है और सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट को जब बाइंड होने के लिए एक्टिव साइट ही नहीं मिलेंगी तो जाहिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे और जब हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो जाहिर है आपको पता है एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, स्लो हो जाएगी या वो प्रोसीड ही नहीं करेंगे। एक्टिविटी आप कह सकते हैं रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया ये सारी बातें? अब हम इसको पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या जो है वो पॉइंट में बातें डिस्कस की गई हैं। कहते हैं कि इफ़ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं लेकिन द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, लेकिन हम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाते हैं एक सर्टेन लिमिट तक तो बात ठीक है कि जी इतने हमारे पास। फॉर एन एग्जांपल मैं आपकी आसानी के लिए एक नंबर देती हूँ कि आपके पास 10 सबस्ट्रेट है और आपके पास 10 ही एंजाइम और 10 आपके पास एंजाइम्स की 10 एक्टिव साइड पे वो 10 सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे। ओके ठीक है जी, रिएक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज करें कि आपने उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक आपने वो रिएक्शन जो है वो आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब आपके पास एक्टिव साइड जो है वो तो कांस्टेंट रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंजाइम की जो है वो कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही है, वो तो 10 जो है वो 10 एक्टिव साइड्स ही हैं हमारे पास। लेकिन अगर हमने सबस्ट्रेट की जो है अमाउंट वो 10 से 15 कर दिया, अब आप मुझे बताएं वो जो 5 सबस्ट्रेट हमने बढ़ाए क्या उनको 5 सबस्ट्रेट्स को एक्टिव साइट मिलेगी बाइंड होने के लिए? नहीं मिलेगी। तो जब एक्टिव साइट ही नहीं उनको मिलेगी तो आपको पता है कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो कोई रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट, कोई रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, उनको कोई एक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में वो यही कहेंगे कि आ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन एनी इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मोर। कि एक पॉइंट आएगा कि उस, जैसे मैंने आपको ये ऑप्टिमम लिमिट बताई कि भाई हमारे पास 10 एक्टिव साइट्स थे, 10 सबस्ट्रेट तक तो बात ओके थी, लेकिन 10 से ज़्यादा हो गया, अब तो एक्टिव साइट ही नहीं हो तो कोई रिएक्शन जो है वो आपको पता है प्रोसीड ही नहीं करेगा।
लो कंसंट्रेशन में भी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं कि लो कंसंट्रेशन में अगर आपके पास 10 एक्टिव साइट्स हैं और आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 5 है, तो आप मुझे बताएं 5 सबस्ट्रेट तो आके जो है वो 5 एक्टिव साइट पे बैठ जाएंगे, 5 एक्टिव साइट जो है वो वैसे ही रह गई, तो आपको पता है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होगा, कम हो गया। तो यही बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है इसका जो रिलेशनशिप या इफेक्ट आप कह सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे, कि एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज करें, लेकिन एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा फिर जो रेट ऑफ एक्शन है वो कम हो रहा है। तो हमने जब इसको बढ़ा दिया बहुत ज्यादा लिमिट तक, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे कोई इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहता है बिकॉज एट हाई सबस्ट्रेट लेवल, अब आप सबस्ट्रेट लेवल को हाई कर दिया, आपने 15 कर दिया, ऑल द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड विद द सबस्ट्रेट, तमाम तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड थी 10 सबस्ट्रेट के साथ, अब 5 एक्स्ट्रा होगी तो उनको जगह नहीं मिलेगी, जब जगह नहीं मिलेगी तो आपको पता है फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द एंजाइम रिएक्शन, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, तो एंजाइम का जो है वो रेट भी इंक्रीज नहीं करेगा। एक्स वो कह रहा है ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक तो इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे ही पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा उसके बाद जो है वो बात एक बिल्कुल कांस्टेंट आप रेट देख सकते हैं, कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है। ये देखें रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो देखा होगा कि ग्राफ में बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसका रेट ऑफ एक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आया एक खास लिमिट तक, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कह रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि 10 एक्टिव साइट्स जो है वो बुक हो गई हैं, वो फिल हो गई हैं 10 सबस्ट्रेट के साथ। अब क्या होगा, अब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ गया और उसके बाद ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो कांस्टेंट ही रहा। क्लियर हो गया आपको? ग्राफ भी क्लियर हो गया, मैंने जितने सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस किए वो भी आपको समझ आ गए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको पढ़ाने से पहले ही आपको आइडिया दे दूँ ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए। सबसे पहले अब हमने देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे अप टू अ लिमिट दैट देन रेट डिक्रीज। कहते हैं कि खास लिमिट तक भी इसका इंक्रीज होगा, लेकिन जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा जो है वो फैक्टर को इंक्रीज करेंगे उसके बाद क्या होगा, डीनेचुरेशन देखी गई, या आप कह सकते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी में डिक्लाइन देखा गया। क्लियर हो गया? मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला कि फैक्टर एक खास लिमिट तक या ऑप्टिमम लिमिट तक बढ़े, वेल एंड गुड एक्टिविटी इंक्रीज की, लेकिन उस खास लिमिट तक बात अगर ज़्यादा जाती है, ऑप्टिमम लिमिट से बात इंक्रीज करती है, तब उसमें एक्टिविटी का इंक्रीज होने के बजाय डिक्लाइन आता है। क्लियर हो गया? चलो जी, टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है टेम्परेचर जो है वो हीट प्रोवाइड करता है, और हीट जो है वो दो किस्म की आप हीट आगे अपनी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ना वो दो किस्म की आपको हीट प्रोवाइड करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा। एक हम देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा ये टेम्परेचर, और वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक्सेलरेट करेगी, वो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। लेकिन जो दूसरी एनर्जी हमने देखी वो थी काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट क्या होगा कि उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एटम्स देखे गए एंजाइम्स के दरमियान, जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे, और उससे भी क्या होगा कि एंजाइम की जो है वो एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। लेकिन ये हम बात करें लिमिट तक, ऑप्टिमम लिमिट तक, उससे ज़्यादा जाहिर है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब आप लिमिट से ज़्यादा चीज़ करेंगे तो उसमें डिक्लाइन देखा गया। चलेंगे, ये तो सारी वर्बल बातें पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी पता होगा 37 डिग्री होता है। अब जाहिर है हम एंजाइम्स का एक्शन हमारे बॉडी पे देख रहे हैं क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही इन सारे इफेक्ट्स को, एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि 37 जो है ना वो टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। उससे ज़्यादा या उससे कम जो है वो खराबी की वजह बनेगी। वो कौन कौन सी खराबी होगी, या वो स्ट्रक्चर की खराबी होगी, या वो उसकी फिजिकल फंक्शनल की खराबी होगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी जब हम इसका लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलें जी, लिखा हुआ है कि ऑल एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट। तमाम जो एंजाइम है बड़ा परफेक्टली जो है वो वर्क करते हैं एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, लेकिन वो खास एक टेम्परेचर लिमिट होती है, और उस खास टेम्परेचर लिमिट को हम कहते हैं कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। क्लियर है? अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर के एक्टिविटी के लिए 37 टेम्परेचर तक तो एंजाइम परफेक्टली जो है वो कहेंगे कि रेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन इसके बाद जो है वो बात डीनेचुरेशन या खराबी की तरफ आएगी।
अब हम देखते हैं कि सपोज करें कि अब 37 से आपने टेम्परेचर कम कर दिया, अब आपने अगर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर या आपने किसी भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा हमारी एक्टिविटी पे। वो कहते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मिनिमम। बेटा इसका भी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। पीछे हमने इन्वर्सली रिलेशन देखा प्रोपोर्शन का, अब जो हमने देखना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला रिलेशन था कि एक चीज कम होगी तो ये अगर फैक्टर्स कम होंगे तो एंजाइम एक्शन भी क्या होगा, कम होगा। हमने टेम्परेचर कम किया तो हमारे एंजाइम का जो है एक्टिविटी है वो भी क्या होगी, वो भी आपने देखा कि मिनिमम होगी। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं और वो है कि हाई टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। सपोज करें कि आपने 37 से टेम्परेचर दे दिया 45 दे दिया, अब 45 टेम्परेचर का हमारे एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा वो हम देखते हैं। कहते हैं कि हमने कहा था कि एक मैक्सिमम लिमिट तक तो वो बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर रहे थे, जो हमने मैक्सिमम लिमिट हमने डिस्कस कर लिया 37, लेकिन अगर उससे ज़्यादा की बात की कि 47 जी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया हमने, तब क्या इफेक्ट होगा। कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटीज परमानेंटली स्टॉप, वो हमेशा के लिए वो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू द एंजाइम डीनेचुरेशन, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर ही डीनेचुरेशन हो गया। अब बात समझने वाली है कि डीनेचुरेशन क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि डीनेचुरेशन होती है कि एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस आती हैं, उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो हमने देखा था कि 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, उसका स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जब उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तब एक्टिविटी भी क्या होगी, हमारी डिस्टर्ब देखी जाएगी, डिस्टर्ब होगी और उसके बाद हमारी जो है वो एंजाइम एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाती है। कहते हैं स्टॉप क्यों होती है, क्योंकि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें डीनेचुरेशन हो गई। नेक्स्ट हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको बता दिया हीट 2 टाइप्स की जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी गुड होती है, वो हमारी जो है वो आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन आ रहा है सेलेरेटेड एट हाई टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो एक्टिवेट कर देती है और हमारी जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होते हैं। सो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज, हमारा फिर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मोर हीट प्रोवाइड मोर एक्टिवेशन, ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ज्यादा ही क्या होगा, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया। एक चीज बढ़ रही है, फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरी जो है वो एंजाइम का एक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक हम खास लिमिट तक भी हमने लिमिट भी बता दी कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है, उससे ज्यादा कम में खराबी होगी, लेकिन वहां तक जो है वो बात अच्छी रहेगी और केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है उसका क्या इफेक्ट होता है। कहते हैं कि हीट आल्सो सप्लाई काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा था 2 टाइप्स की एनर्जी सप्लाई करता है। दूसरी हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जब वो जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना तो उस काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट में हम देखेंगे कि जो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में एटम्स मौजूद होते हैं, उनके एटम्स के अंदर वाइब्रेशन हमने देखी गई, और जितने वो जल्दी वाइब्रेट करेंगे वो उतनी ही एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर हो गया। आपने उसका पीछे एक्टिवेशन एनर्जी का भी देख लिया इफेक्ट के जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बड़ा ही एक एक्सेलरेट कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किसी भी एंजाइम एक्शन को स्पीड कर देती है, इंक्रीज कर देती है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट देखा, कहते हैं कॉजिंग देम मोर रैपिडली, थस द रिएक्टेंट्स मूव मोर क्विकली। उनका जो रिएक्टेंट्स है एंजाइम के एक्शन में, जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो बहुत जल्दी से मोर क्विकली जो है वो हमने देखा कि वो कोलाइड करते हैं या आप कह सकते हैं वाइब्रेट करते हैं। चांसेस ऑफ देयर कोलिजन विद ईच अदर आर इंक्रीज, उनके अंदर चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और जो है हमें मूवमेंट देखी गई। वो कहते हैं व्हाई डज आफ्टर अ लिमिट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कहते हैं क्या बात है कि जी बहुत अब ज्यादा टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी 45 टेम्परेचर पे देखा, तो क्या इफेक्ट होता है कि क्यों डिक्लाइन देखा गया। तो देख लेते हैं। कहते हैं हाउ अदर जब हम फर्दर इंक्रीज करते हैं हीट एनर्जी, हमने बात कर दी कि ऑप्टिमम हीट तक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिल रही थी और वो जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी एक्टिवेशन एनर्जी भी मिल रही थी, वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन उससे ज़्यादा जब आप हीट इंक्रीज करोगे तो वो क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन देखी गई। मैंने आपको पहले भी बताया एंजाइम्स के जो एटम्स है उसमें वाइब्रेशन देखी गई, और व्हेन वाइब्रेशन बिकम मोर क्विकली, यहाँ तक तो हमने कहा वाइब्रेशन थी वहां तक तो गुड थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज वाइब्रेशन देगी तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन देखेगी। एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस, जो हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमें ज़रूरी था
उसमें खराबी होगी एंड एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड, और अब उस एंजाइम को हम डीनेचर्ड कहते हैं क्योंकि उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में एंजाइम्स का जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाता है। जब स्ट्रक्चर ही नहीं प्रॉपर मिलेगा तो आप एक्टिव साइट से नहीं मिलेंगी, सबस्ट्रेट ही नहीं बाइंड करेगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे हम अपने ये पूरे का पूरा ग्राफ डिस्कस करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ टेम्परेचर डिस्कस किया हुआ, ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि ऑप्टिमम रेट के बाद आप ये रेड पोर्शन देख सकते हैं कि डिक्लाइन आ रहा है। डिक्लाइन आ रहा है कि दैट मीन्स कि अब हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा अगर बात आई तो बात डीनेचुरेशन की तरफ आ गई। अब यहाँ लिखा हुआ डीनेचुरेशन डिक्रीज भी करेगा एक्टिविटी को क्योंकि स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो गया। ये हो गया ये सारी बातें। चलो जी, मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हमने देखना है बेटा कि पीएच का क्या इफेक्ट है। और ये हमारे आज की स्लाइड का लास्ट जो है वो आप कह सकते हैं आज के लेक्चर का लास्ट फैक्टर है, उसका इफेक्ट देखना है। अब पीएच क्या होती है, सबसे पहले समझने वाली बात है कि पीएच क्या होती है। आपने देखा है कि पीएच को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आयन बोला जाता है इसको। और पीएच का अब हमने इफेक्ट देखना है कि अगर पीएच को हम एज अ फैक्टर ले रहे हैं तो उसका हम इफेक्ट भी देख रहे हैं ना डिफरेंट फैक्टर्स का एंजाइम एक्शन पे। तो कहते हैं कि अब टेम्परेचर की तरह वो कहेंगे कि पीएच की भी एक ऑप्टिमम लिमिट होगी, उस लिमिट तक तो अगर इंक्रीज करेगी पीएच तो रिएक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर उस पीएच ऑप्टिमम पीएच से बाद हम ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो डिक्लाइन देखा जाएगा। और इसको भी हम कहेंगे कि ये भी जो है फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो है वो उसका इफेक्ट देखा गया इन पे। मूव ऑन करते हैं हम पहले इस पॉइंट की तरफ और वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच के हर एंजाइम जो है वो बड़ा इफेक्टिवली मोस्ट इफेक्टिवली बहुत ही परफेक्टली आप कह सकते हैं कि अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑप्टिमम पीएच में। अब हमने अगेन जैसे हमने टेम्परेचर पे पीछे देखा कि लो टेम्परेचर में और हाई टेम्परेचर में क्या इफेक्ट था। अब हमने देखना है कि स्लाइड चेंज इन पीएच। सपोज करें कि आप स्लाइड से चेंज आ गया आपके पीएच में। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि आप देखें कि पेप्सिन है ना, पेप्सिन की आपको पता है कि वो 2.00 पीएच उसकी एसिडिक पीएच है, वहां तक वो बहुत परफेक्टली जो है वो काम करता है। लेकिन सपोज करें कि आप उसको बेसिक एनवायरनमेंट दे रहे हो, ठीक है, या उसकी पीएच इंक्रीज कर देते हो, आप बेसिक एनवायरनमेंट देते हो, तो अब वो क्या होगा, अब वो आप वर्क नहीं करेगा क्योंकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में 2.00 तक वो है परफेक्टली आपको पता है काम कर रहा होता है। चलेंगे अब हम, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, हम रीड आउट करते हैं, आपको मजीद देखेंगे कि स्लाइड चेंज से क्या इफेक्ट होता है। जैसे हमने कहा कि जी इंक्रीज, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आई और डीनेचुरेशन तक बात गई। अब यहाँ का देखते हैं कि अगर हम पीएच में चेंजेस करते हैं तो क्या क्या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, फंक्शन में आते हैं, क्या इफेक्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अ स्लाइड चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट एक्टिव साइट। जो अमाइनो एसिड की एक्टिव जो आपको पता है एक्टिव साइट्स के अंदर मौजूद जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी जो है वो आयनाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। मोर एवर इट मे अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जब आपको पता है कि एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड में आयनाइजेशन में डिस्टर्बेंस आया तो आपको पता है कि आपकी जो आपके सबस्ट्रेट बाइंड होंगे उनकी आयनाइजेशन में भी जो है वो इफेक्ट करेगी। अदर दीज अबव जो है वो चेंज्ड कंडीशन एंजाइम एक्टिविटी इज इधर या तो रिटार्डेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक या आप कह सकते हैं स्टॉप हो जाएगी, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी वहाँ। तो ये हमने इफेक्ट देख लिया कि अगर हमने पीएच में स्लाइड से चेंजेस की, ऑप्टिमम पीएच से कम की, तो क्या हुआ, हमें देखा गया कि हमारे अमाइनो एसिड में जो आयनाइजेशन है वो उसमें चेंजेस आए। आयनाइजेशन के जब चेंजेस देखा गया तो हमने कहा ना सिर्फ एक्टिव साइट के में चेंज आएगा बल्कि सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन को भी इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आएंगे, बाइंडिंग नहीं ठीक से होगी, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तो हमारी जो है वो एक्टिविटी भी या तो कहते हैं स्टॉप हो जाएगी या बिल्कुल कमी की तरफ आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक्सट्रीम चेंज इन पीएच। फॉर एन एग्जांपल कि हम ऑप्टिमम पीएच से हमने बहुत ज़्यादा पीएच बढ़ा दी तब क्या इफेक्ट होगा। कहते हैं कि जब आपको पता है एंजाइम्स के अंदर हमने जब उसका स्ट्रक्चर देखा कि वो अमाइनो एसिड्स की ही एक्चुअली एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो अपने आप को बड़ा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज
चेंज करते हैं तो हमने कह दिया जी ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे ना पीएच में, जब हम एक्सट्रीम इंक्रीज़ करेंगे तब क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा ना वो बॉन्ड डिस्टर्ब होगा। जब वो बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, तो आपको पता है जब वो बॉन्ड्स टूटेंगे तो स्ट्रक्चर खराब होगा। जब स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन आएगी तो हमारी एक्टिविटी भी क्या होगी, या तो कम होगी या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए हम रीड आउट करते हैं। कहते हैं कि एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच कॉज द बॉन्ड्स इन द एंजाइम टू ब्रेक। जब आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हो पीएच में, ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा करते हो, तब हमारे बॉन्ड एंजाइम्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं या एंजाइम्स के, आपके स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो अमाइनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो ब्रेक होते हैं। रिजल्ट क्या होगा इन द एंजाइम डीनेचुरेशन, एंजाइम्स में डीनेचुरेशन होगी, एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेंगे। जब वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाएंगे एंजाइम, तो आपको पता है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे भी क्या होगी, इफेक्ट होगा, और उनका बिल्कुल या तो कमी होगी या बिल्कुल ही डिक्लाइन या फिर बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। चलो ये देखिए, अब हमने पॉइंट डिस्कस करना है जिसमें हमने देखना है कि ऑप्टिमम फॉर पीएच वैल्यूज सम एंजाइम्स के, कुछ एंजाइम जो अपने परफेक्ट वर्क करते हैं उनकी क्या ऑप्टिमम पीएच है वो देखते हैं। कि एक एंजाइम मैंने आपको एग्जांपल पहले ही कोट कर दी पेप्सिन की, कि वो पेप्सिन जो है वो 2.00 में अपनी उसकी ऑप्टिमम पीएच ये है, वो इस पीएच में परफेक्ट काम करता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह आप नीचे देख लें, सक्रेज हो गया, काइनेज हो गया, स्लाइवरी माइलेज हो गया, कैटालेज हो गया, इसी तरह ट्राइप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, इसी तरह पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, इसी तरह आर्जिनिएज हो गया। ये सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ आपके साथ पीएच जो है वो ऑप्टिमम पीएच डिस्कस की गई है। ये आप देख लीजिएगा, एंजाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था वो मैंने मेंशन कर दिया। कहते हैं कि एनी चेंज इन पीएच देयर इज अ डिक्रीज एन एंजाइम एक्टिविटी वाई। तो आप ये आंसर आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर कोड करके बताएं ताकि मुझे आइडिया होगा आपको कितनी की समझ आई है। वरना मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ये होगा कि जब आप स्लाइड से चेंज करते हो तो हमने देखा कि एक तो आयनाइजेशन होती है, दूसरा हमने इफेक्ट पढ़ा कि बॉन्ड्स डिस्टर्ब होंगे। ये दो चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से हमने कहा कि उनकी जो है वो एक्टिविटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिन्होंने तो ये सोचा और कमेंट सेक्शन में यही आंसर दिया, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, उनको बहुत अच्छी समझ आ रही है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मूव ऑन करते हैं हम अपने आज की लेक्चर वीडियो का लास्ट स्लाइड, जिसमें हमने इसका इफेक्ट देखना जो है वो डायग्रामेटिकली, कि जो है डायग्राम में की शक्ल में या ग्राफ की शक्ल में आपको शो किया गया है कि फॉर एन एग्जांपल ये पीएच वैल्यू है नीचे, और रेट ऑफ एक्शन पे हमने देखना है, क्योंकि हमने सारे इफेक्ट से देखे थे ना कि क्या फैक्टर्स के इफेक्ट्स हैं। कहते हैं कि ऑप्टिमम पीएच, ये देखें ऑप्टिमम पीएच तक ये मार्क किया हुआ ब्लू से, तो कहते हैं ऑप्टिमम पीएच तक तो रेट ऑफ एंजाइम जो है वो या एंजाइम एक्शन का जो है वो रेट देखा गया बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि डीनेचुरेशन आई या फिर डिक्लाइन आ रहा है, और एक्टिविटी क्या हो रही है, रेट में क्या हो रही है, कमी वाकई हो रही है। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमने जो है वो 4 डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट देखा हमारे एंजाइम एक्टिविटी पे, और हमने कहा कि कुछ का तो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशन था, कुछ का इन्वर्सली था, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी, और एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इनहिबिटर्स जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।